हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया टॉपिक का नाम हमारे है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जलियांवाला बाग मसकर जो हमारे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो इसके बारे में आज सारी जानकारी लेंगे। जो हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक काला अध्याय है, मतलब ब्लैक चैप्टर मानेंगे। क्यों? क्योंकि इससे बुरा दिन कोई भी नहीं हो सकता। जिसने क्या ब्रिटिश हुकूमत के क्रूर चेहरे को सबके सामने ले आया था कि इतना कोई क्रूर हो सकता है क्या। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में ब्रिगेडियर हमारे जनरल रेजिनोल्ड डायर थे। इनके आदेश पर निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई, जिसमें क्या हजारों निर्दोष लोग मारे गए और घायल भी हुए। इस घटना ने क्या किया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और गति दी और ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों की जो नफरत थी उसको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। केवल एक फैसले से इतना कुछ बदल गया। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि की बात करें कि ये कैसे हुआ। सबसे पहले रॉलेट एक्ट आता है 1919 का, इसका विरोध। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यह ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने और जेल में डालने का अधिकार देता था। क्या रॉलेट एक्ट को क्या काला कानून कहा जाता था? क्यों? क्योंकि यह क्या करता था, ब्रिटिश सरकार को एक परमिशन देता था, एक अधिकार देता था, क्या एक राइट्स देता था कि वह किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर सके। इस कानून का विरोध क्या पूरे देश में हो रहा था और पंजाब में भी इसका विरोध बहुत तेजी से हो रहा था। अब अमृतसर में जन आक्रोश फैल जाता है। कैसे? कि 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को, जो इस कानून के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे थे, इन दोनों को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया जाता है। दो व्यक्ति थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। इनको 10 अप्रैल 1919 को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लेते हैं, जबकि ये शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, जिसके विरोध में अमृतसर में व्यापक जन आंदोलन होता है। जन प्रदर्शन हुए, जिसमें क्या ब्रिटिश सरकार की दमनकारी जो रवैया था इसकी आलोचना की गई थी। प्रशासन ने भी कर्फ्यू लगा दिया और पूरे शहर में दमनकारी नीतियां लागू कर दी। क्यों? क्योंकि ये तो हमने पिछले वाले लेक्चर में भी देखा था, जिसमें रॉलेट एक्ट था, कि इसके विरोध में जो हमारे डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू थे, इनके समर्थकों ने आंदोलन किया और आंदोलन के कारण क्या अंग्रेजों से इनकी मुठभेड़ हो जाती है। और मुठभेड़ की वजह से क्या होता है कि 5 अंग्रेज जो अधिकारी होते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब उनकी हत्या हो जाती है उस मुठभेड़ के दौरान। तो पूरे पंजाब में मार्शल लॉ या सैनिक कानून को लागू कर दिया जाता है, अर्थात कि 10 अप्रैल के बाद कोई भी है ना, जो 5 आदमी या 3 आदमी एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे, अर्थात पंजाब में क्या मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। अब आता हमारा 13 अप्रैल 1919 का दिन, मतलब हत्याकांड का दिन। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पर्व था, जिसे पंजाब में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। आज भी मनाया जाता है। इस दिन के हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। कुछ लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रही सभा में भाग लेने के लिए आए थे कि रॉलेट एक्ट ने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इस बारे में चर्चा कर रहे थे। सभा हो रही थी, कुछ लोग उसके में भाग लेने के लिए आए थे, जबकि कई लोग तो केवल बैसाखी का आनंद लेने के लिए आए थे। तो कुछ ही लोग थे वो जो हमारे रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा में भाग लेने के लिए आए थे, नहीं तो बाकी के सब क्या थे कि बैसाखी का आनंद लेने के लिए आए थे। अब जनरल डायर का प्रवेश होता है और गोलीबारी होती है। उसकी बात करें तो ब्रिगेडियर जनरल आर डायर, मतलब रेजिनोल्ड डायर, ने बिना किसी को चेतावनी दिए अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग को घेर लिया। हंसराज नामक जो भारतीय था, उन्होंने जनरल आर डायर को बताया था कि लोग ऐसे इकट्ठा हो रहे और ये हमारे जो रॉलेट एक्ट है इसका विरोध करने के लिए, और डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू इसकी गिरफ्तारी के विरोध में जन आक्रोश को भड़काने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। उसने क्या है, जनरल आर डायर ने करीब 50 सैनिकों को आदेश दिया कि वो भीड़ पर चलाए गोलियां। जलियांवाला बाग एक चारों ओर से बंद मैदान था, जहां केवल एक ही संकीर्ण गली के माध्यम से प्रवेश किया जा सकता था, और उस गली के गेट पर ही जनरल आर डायर खड़ा था। जनरल आर डायर ने इस गली को भी बंद कर दिया, जिससे कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। क्या? जिससे कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। 10 मिनट तक लगातार गोलीबारी होती रही।
जब तक कि गोलीबारी खत्म नहीं हो गई, जब तक क्या गोलियां ही खत्म नहीं हो गई तब तक गोलीबारी चलती रही। सैनिकों ने 1650 गोलियां चलाई और निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की मौत के घाट उतार दिए। तो इसमें क्या किसी को नहीं बख्शा गया, न महिलाओं को, न बच्चों को, न पुरुषों को, सभी को मौत के घाट उतार दिए गए। तो ये तो घटना हो जाती है। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम की। इसके क्या परिणाम निकले? मौतों और घायलों की संख्या की बात करें तो ब्रिटिश सरकार के अनुसार इस हत्याकांड में 379 लोग मारे गए और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जबकि भारतीय नेताओं के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 से ज़्यादा थी और घायल तो और थे ही। कई लोग जान बचाने के लिए उनके पास में कुआं है उसमें कूद गए, लेकिन वो वहाँ कूदने की वजह से डूबकर मर गए। अब इसके विरोध में भारतीय में रोष था और विरोध प्रदर्शन हुए। भारतीय में रोष और विरोध होता है इस चीज़ का। पूरे देश में इस बर्बरता के खिलाफ आक्रोश फैल गया। महात्मा गांधी ने इस ब्रिटिश शासन का अमानवीय चेहरा बताया। महात्मा गांधी ने इसे, ये तरीका था, इस तरीके को ब्रिटिश शासन का अमानवीय चेहरा बताया और असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। क्या किया? असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात कही कि अब हमें असहयोग आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी वो वापस लौटा दी। शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, तो इसमें सदस्य थे, तो वहाँ से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। किसने? शंकरन नायर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी वो वापस लौटा दी। मदन मोहन मालवीय और अन्य नेताओं ने भी क्या किया? ये जो हत्याकांड था इसकी कड़ी निंदा की। अब आता है इसकी जांच। तो हंटर कमीशन की जांच की बात करते हैं। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया जिसने इस हत्याकांड की जांच की। हंटर कमीशन या हंटर कमेटी को डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। हंटर कमेटी में कुल 8 सदस्य थे, जिनमें से 3 भारतीय सदस्य भी थे। और वो कौन कौन थे? चिमनलाल सीतलवाड़, जगत नारायण और सुल्तान अहमद। तो ऐसा नहीं है कि इसमें भारतीय नहीं थे, इसमें 3 भारतीय भी थे। 8 सदस्य थे टोटल, 5 सदस्य अंग्रेज थे और 3 सदस्य भारतीय थे। इसका गठन कर दिया जाता है। दूसरा नाम इसका था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। इस आयोग ने क्या किया? इस आयोग ने जनरल डायर को दोषी ठहराया कि जनरल डायर की गलती है, लेकिन उसे केवल ब्रिटिश सेना से बर्खास्त करके छोड़ दिया, कि उसे कोर्ट मार्शल कर दिया, ब्रिटिश सेना से हटा दिया और वहाँ ऐसा करके माफ़ कर दिया कि चलो ठीक है। ब्रिटिश संसद में कुछ लोगों ने जनरल डायर का समर्थन किया और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। तो बात करें तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, मतलब लॉयन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कहा था। क्या? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर या लॉयन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कहा था और उसे मान की तलवार या स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भेंट की थी। यदि आपने पुरानी मूवीज में देखा हो या हॉलीवुड की मूवीज में देखा हो तो उसमें एक सैनिक आता है राजा या रानी के पास, फिर आके झुकता है, फिर एक जो ट्रे होती है, ट्रे के अंदर एक तलवार आती है, फिर राजा उस झुके हुए सैनिक को वो तलवार भेंट करता है। तो वैसे मान की तलवार भेंट किया हमारे आर डायर को। मॉर्निंग पोस्ट नामक एक न्यूज़पेपर था, समाचार पत्र था, तो इसने जनरल डायर के लिए धन भी इकट्ठा किया था ताकि उसका सम्मान किया जा सके। आप यहाँ तक देख सकते हैं कि भारत के अंदर तो जन आक्रोश था और ब्रिटेन के अंदर उनका सम्मान किया जा रहा था। पंजाब की जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी थी, उन्होंने जनरल डायर को सिंह की उपाधि दी। किसकी? सिंह की, मतलब शेर की उपाधि दी और उनको सरोपा भेंट किया। सरोपा मतलब जो खंजर होता है, वो खंजर भेंट किया। पंजाब के गवर्नर थे उस समय माइक ओडायर। ये आपको आगे पता चलेगा इनके बारे में भी, गवर्नर जनरल माइक ओडायर के बारे में भी। तो पंजाब के गवर्नर थे माइक ओडायर, तो उन्होंने जनरल डायर को निर्दोष बताया। क्या कहा? कि उनकी कोई गलती नहीं है, वो निर्दोष है। गांधी जी ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज लीपापोती का। क्या कहा? पन्ने दर पन्ने निर्लज लीपापोती, मतलब उनकी जो करतूतें हैं उनको छिपाने का प्रयास किया गया, मतलब थिनली डिस्गाइज्ड, वाइट वॉश्ड, पेज आफ्टर पेज। अब भारतीय को तो ये जो हंटर कमेटी थी, इनकी न तो रिपोर्ट समझ आई, ना इनका ये तरीका समझ आया। तो भारतीय ने अपनी खुद की एक समिति बनाई और समिति थी हमारी मदन मोहन मालवीय समिति।
के गठन की बात करें तो कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय समिति का गठन किया। समिति का नाम क्या है? मदन मोहन मालवीय समिति। गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आदि बहुत सारे सदस्य मदन मोहन मालवीय समिति के सदस्य थे। बहुत समय बाद, लगभग हमारे 1940 की बात है, तो 1940 में तो 21 साल बाद उधम सिंह ने इसका बदला लिया। 13 मार्च 1940 को, क्या 13 मार्च 1940 को शहीद उधम सिंह ने लंदन में माइक ओडॉयर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर था, जिन्होंने वो क्या कहते हैं, सरोपा भेंट किया था, सिंह की उपाधि भी दी थी, तो उनको उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीद बन गए। उनको फांसी की सजा हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वीरता का अपना परिचय दिया। फिर बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड का ऐतिहासिक महत्व, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को इससे गति मिलती है। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत की बर्बरता उजागर होती है इससे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने क्या किया? पूरी दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य की निंदा कराई। पूरी दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य की निंदा होने लगती है। भारतीय युवाओं में क्रांतिकारी भावना बढ़ती है। ये भारतीय युवाओं में क्रांतिकारी भावना बढ़ी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह जैसे युवा क्रांतिकारियों ने इस घटना से प्रेरणा ली, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर के विरोध की बात करें तो उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी और ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना की। तो ओवरऑल हम इसका निष्कर्ष देखें इस आज के लेक्चर का, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश हुकूमत के दमनकारी चेहरे का सबसे क्रूर उदाहरण था। यह न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ब्रिटिश सरकार की अमानवीयता को दर्शाने वाला एक बड़ा सबूत, ये बड़ा प्रमाण बन गया। इस घटना के कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भी तेज हो गया और भारतीयों ने यह ठान लिया कि वे अपने देश को आज़ाद कराकर ही दम लेंगे। शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया और 1947 में भारत आज़ाद था। और इसको ब्रीफ में देखें, शॉर्ट में देखें, तो तारीख थी हमारे 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन था। जगह थी हमारी जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर, पंजाब। नेता थे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। मृत्यु हुई थी ब्रिटिश सरकार के अनुसार तो 379 की, लेकिन असल में 1000 से ज़्यादा लोग थे। परिणाम, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को इससे बल मिलता है। बदले की बात करें तो उधम सिंह ने 1940 में माइक ओ डायर की हत्या कर दी। महत्व की बात करें तो ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों की घृणा बढ़ती है और असहयोग आंदोलन शुरू होता है। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदलने वाली एक महत्वपूर्ण घटना थी। आज भी 13 अप्रैल को हम शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो इस तरह से आज हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की। इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।